यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। मैं अमित कुमार आप सबों के लिए भारतीय भवन फिजिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट 2021 के 12वीं क्लास की परीक्षा में बैठने वाले हैं, हिंदी मीडियम से वे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह अक्सर एग्जाम में इस बुक से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र की धारिता का सही मात्रक क्या होता है। संधारित्र की धारिता के सही जो फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या होता है, सी इजक्वल टू क्यू बाई वी होता है, जो या सी इजक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो ये क्या होता है, तो ये गोलीय चालक की धारिता होता है। और ये जो धारिता के सही मात्रक होता है वह क्या होता है, तो फेराडे होता है। फेराडे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, देखिए वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट विद्युत विभव का भी होता है और विभवांतर का भी होता है। न्यूटन या तो बच्चा बच्चा जानता है कि यह बल का होता है, और एम्पियर या विद्युत धारा का होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो देखिए, गोले के द्रव्यमान की, गोले के आयतन की, गोले की त्रिज्या के, या गोले की सतह के। आपको गोले गोले का पूछा है ना, गोला के चालक की धारिता क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा ना, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो सी इजक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर तो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3.14 होता है। इप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो ये सब तो कांस्टेंटे है सबके लिए। इसमें कौन चेंज होगा, तो आर चेंज होगा। तो यानी सी समानुपाती क्या आ जाएगा, आर। यानी आपका गोले की त्रिज्या के समानुपाती, समझ गए हैं कि गोले की त्रिज्या के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट करेक्ट हो। देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता होगा। ए रुको रुको रुको, ये तो बता दो कि दो समानांतर पट्टिकाओं के बीच की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सी इजक्वल टू क्या होता है, तो ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसे फिगर अब समझिए क्या है, कि समानांतर पट्टिका है, मतलब दो पट्टिका एक दूसरे के समानांतर है। अगर इन दोनों के बीच जो दूरी है ना वो बढ़ेगा, तो इसका धारिता क्या होगा, तो सी इजक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सी और डी के बीच रिलेशन हमारा क्या निकल कर आएगा, तो सी समानुपाती 1/d। अब जब डी का मान यहाँ पर बढ़ेगा, तो जो यह बट्टा में है, आप बट्टा में से जब एक में बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में भाग दीजिएगा तो छोटा आएगा, और जितना ही छोटा से बड़ा वैल्यू में भाग दीजिएगा उतना ही बड़ा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर बढ़ेगा, अगर डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान सीधे कम होगा। अगर डी का मान घटेगा यहाँ पर, तब जाकर सी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि दूरी बढ़ रहा है, यानी डी का मान बढ़ रहा है, तो सी का मान घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि घटता जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युतांक नियतांक का एक माध्यम रखा जाए है, तब संधारित्र की धारिता है। रुको रुको, ऐसा अगर फॉर्म क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना, तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। वही फॉर्मूला है कि सी क्या होता है, तो सी समानुपाती होता है किसके, तो ए इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये तो होता है सी इजक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर वही कोई वायु की जगह पर दूसरा माध्यम रहे, तो हमारा होता है सी समानुपाती इप्सिलॉन इंटू ए बाई डी। अब हम यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो सी इजक्वल टू के रखेंगे, तो इप्सिलॉन ए बाई डी। यानी जो सी है डायरेक्ट किसके के समानुपाती है। तो यहाँ पर जब हम उच्च परावैद्युतांक वाले माध्यम रखेंगे, तो हमारा सी का मान क्या होगा, डायरेक्ट ही बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए नंबर करेक्ट है, यानी बढ़ती है। चलिए बढ़ते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संधारित्रों पर आवेश क्या होगा।
तो तीन धारिता वाले संधारित्र को श्रेणी में क्रम में जोड़ा गया, तो उन पर जो धारिता होगा ना वह क्या होगा, तो समान होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन साधन धारित जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता है। इसका जो फॉर्मूला आपको याद है? आप प्रतिरोध में क्या होता है कि जब श्रेणी क्रम उसमें पूछता है तो आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डॉट 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 जितना होगा उतना। लेकिन इसमें क्या होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा होता है। जो इसमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है ना, इसमें उस समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है। और जो प्रतिरोध वाला समानांतर क्रम का होता है उधारता में श्रेणी क्रम का होता है। तो इस श्रेणी क्रम में उसमें ई वाला होता है प्रतिरोध में, तो इसका उल्टा। तो इस इसमें हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम रखते हैं, तो 1/C इक्वल टू 3 है, प्रत्येक की धारिता सी है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तीनों का एलसीएम सी हो गया। सी सॉरी सी हो गया। और सी में सी तो 1 1 2 3 3/C, यानी 1/C इक्वल टू 3/C। जब हम इसे सी का मान निकालने के लिए उसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब आपका श्रेणी क्रम का निकालना होगा तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 का फॉर्मूला लगाइएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर समानांतर क्रम में पूछ दिया तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संधारित्रों के समानांतर योजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होता है, तो वह विभवांतर होता है। नेक्स्ट हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध है। आप जानते हैं कि जो आवेश होता है ना संरक्षित होता है। मान लीजिए कि मतलब दो गो यहाँ पर गोला है, पहले इन दोनों पर आवेश था Q1 और Q2। तो इस पर मान लीजिए कि Q1 का आवेश ज़्यादा था, Q2 का कम था। तो जब इन दोनों को संपर्क में ला देंगे ना तो दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा। और दोनों का आवेश बराबर होगा तो जो पहले इन दोनों का कुल आवेश था उस सटाने के बाद भी दोनों का कुल आवेश का योग बराबरी रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ना, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2, ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें।